हाँ बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? आज अपने को क्या स्टार्ट करना है बच्चों? मर्जर, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो पहले तो मुझे एक बार क्या बता दो, एंट्रीज बता दो जो मैंने आपको पहले सिखाई हुई है। सबसे पहली एंट्री क्या है? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड बी लिमिटेड, जो भी क्या होगी, एक्वायरी कंपनी होगी। सेकेंड एंट्री क्या होती है? असेट डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। डिफरेंस किस में चला जाएगा? गुडविल या सीआर। ये किस पर आएगी? एग्रीड वैल्यूज पर। वो ना दी हो तो फिर क्या आगे? जो बुक वैल्यूज है वो। इसमें गुडविल को नहीं लेना, फिक्टिशियस को नहीं लेना, ठीक। लायबिलिटीज में रिजर्व्स, कैपिटल नहीं आएंगे, ठीक है। ये भी एग्रीड वैल्यूज पर आएगी। डिबेंचर वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना। टू बिजनेस परचेज, डिफरेंस गुडविल या सीआर। थर्ड एंट्री क्या होती है? लिक्विडेटर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला क्या आएगा, ध्यान से रखना। उसके बाद क्रेडिटर्स टू डेटर्स कॉन्ट्रैक्ट सेटल करने की। उसके बाद अगली एंट्री क्या थी? गुडविल टू कैश लिक्विडेशन एक्सपेंस, अगर कौन पे कर दे, मतलब एक्वायरर कंपनी एक्वायरी के पे कर दे तो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या थी? गुडविल या कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, एक दूसरे को स्टॉक बेचा हुआ है और उसमें क्या प्रॉफिट हटाना है। तो इतनी एंट्रीज मैंने आपको करवा दी थी। अब हमें क्या बात करनी? अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सॉरी, ये दो तरह के होते हैं, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, और दूसरा क्या होता है? इन द नेचर ऑफ मर्जर। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो किस नेचर का सिखाया है? परचेज का। देखो नाम से सोचो, परचेज का मतलब क्या है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही होगी? एक्वायर कर रही होगी। और मर्जर का मतलब क्या होगा? दोनों लोग मिलकर क्या करना चाहेंगे? बिजनेस होगा। इसमें भी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलकर या तो क्या बन जाएगी? ए या बी लिमिटेड और ए बी लिमिटेड, ठीक है। इसमें भी क्या होगा? ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड बनकर क्या बन जाएगी? ए लिमिटेड या बी लिमिटेड या ए बी। लेकिन इसमें वो मिलकर काम करेंगे और इसमें ए या बी दोनों में से एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर रही होगी? एक्वायर। अब समझना जरा से, ये रिलायंस कंपनी है, इसको अपना बिजनेस क्या करना है? एक्सपेंड करना है। इसने ए लिमिटेड के को खरीद लिया, ठीक है। इसने ए लिमिटेड को क्या कर लिया? खरीद लिया। इनका मिलकर काम करने का कोई पर्पस नहीं था। रिलायंस ने किसको खरीद लिया? ए लिमिटेड को। और दूसरा क्या है? इधर रिलायंस है और इधर क्या है? टाटा है। अब ये दोनों बराबर फुटिंग पर है। अब इनको भी बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है, लेकिन किसी ने किसी को खरीदा नहीं। दोनों मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे। मिल गए, इन्होंने अपने रिसोर्सेज क्या कर लिए? पूल कर लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? मर्जर। और इसको हम क्या बोलते हैं? परचेज। देखो, मेरे को बिजनेस में कुछ शेयर्स की जरूरत है, कुछ एलईडीज की जरूरत है, बाकी और किसी की जरूरत नहीं है, और वो आपके पास है। तो मैं आपके बिजनेस को सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूँ कि मेरे चेयर और एलईडीज का क्या हो जाए? पर्पस पूरा हो जाए। आपके बिजनेस में जो एसेट्स है वो मेरे को जरूरत है, तब मैं उसको क्या बोलता हूँ? परचेज। और दूसरा क्या होता है? आप और मैं क्या करना चाहते हैं? मिलकर काम करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मर्जर। तो मर्जर की अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, और उसको अकाउंटिंग का मेथड क्या है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। मर्जर की अकाउंटिंग के मेथड को क्या बोलते हैं? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें सर पता कैसे लगेगा? आपने तो अपनी बातों से बता दिया कि एक बार मिलकर काम करना चाहते हैं और एक बार एक आदमी अपना क्या पर्पस पूरा कर रहा है। जब कोई अपना पर्पस पूरा कर रहा है तब तो क्या? परचेज। और अदरवाइज क्या? मर्जर। तो एस इसमें क्या कंडीशन देता है आपको? 5 कंडीशन बताता है। एस 14 क्या बताता है? 5 कंडीशंस, कि ये 5 शर्तें पूरी हो जाए तब आपको क्या मानना होगा? मर्जर। और 5 शर्तें क्या होनी चाहिए? एक साथ पूरी। पहली कंडीशन क्या है? ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी का मतलब क्या है? एक्वायरी। विल बी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, ठीक है। सारी की सारी एसेट्स लायबिलिटीज क्या? न्यू कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी विल बी टेकन ओवर बाय ट्रांसफर कंपनी। सारी की सारी एसेट लायबिलिटीज कौन लेकर जाएगा? ट्रांसफरर। अब मेरी बात सुनो, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में एक है एलईडी, एक है चेयर, ठीक है, बिल्डिंग, इन्वर्टर। अब मैंने कहा कि ये 3 चीजें तो दे दो, ये मुझे चाहिए नहीं, तो ये मिलना हुआ या अपना पर्पस पूरा करना हुआ?
ये तो अपना पर्पस पूरा करना हुआ। हम एग्जैक्टली तुम तुम्हारे रिसोर्स ले आओ, मैं मेरे रिसोर्स ले आऊंगा और मिलकर काम करेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मर्जर। अब कोई आदमी अपनी जरूरत की चीजें मिला रहा है बाकी नहीं ले रहा, तो उसको मर्जर नहीं बोलेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है, These assets and liabilities will be incorporated in the books of transfer। ट्रांसफर किसको बोलते हैं हम, अरे गलत बोल लिख दिया मैंने। All assets and liabilities of transfer company will be acquired by transfer company। ट्रांसफरर का मतलब क्या है, जो सेल हो रहा है, जो क्या हो रहा है, मतलब जो खत्म हो रही है, जो कंपनी क्या हो रही है, बंद। और ट्रांसफरी का मतलब जो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। तो ट्रांसफरी कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किस में आ जानी चाहिए, ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज किस में आ जानी चाहिए, ट्रांसफर। दूसरा क्या है, दीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। मान लो कि ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड मिलकर क्या बन रही है, ए लिमिटेड। तो बी लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी, और ए लिमिटेड को क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी कंपनी। So these assets and liabilities will be incorporated in the books of transferee at book value। ये तो दो शर्तें क्या होगी, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ली जाएंगी, और दूसरी क्या, एसेट्स और लायबिलिटीज किस पर ली जाएंगी, बुक वैल्यू पर। ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, टू इंश्योर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। टू इंश्योर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड क्या फॉलो कर रही है, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, और बी लिमिटेड क्या फॉलो कर रही है, फीफो। तो इस फीफो को वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग बनाने के लिए जो चेंजेस करने पड़ेंगे वो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और चेंज नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या होगी, सारी एसेट्स लायबिलिटीज ली जाएगी। दूसरी क्या होगी, बुक वैल्यू पर ली जाएंगी। तीसरी क्या है, इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर will become equity shareholders of transfer। ये देखो, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। ये बी लिमिटेड क्या है, ट्रांसफर होकर किस में आ रही है, ए लिमिटेड। इसकी सारी एसेट्स लायबिलिटीज भी आ गई, और हमने ली भी किस पर, बुक वैल्यू पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको जो रुपए दिए ना बी लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए, ए लिमिटेड ने जो भी दिया वो क्या नहीं दिया, शेयर्स नहीं दिए। उसने कुछ क्या दे दी, मतलब इसके इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर बने ही नहीं, इसके इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर बने ही नहीं। तो फिर क्या है, मिलकर काम करना हुआ है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का सामान खरीद लिया है, तो एक तरह से सामान खरीद लिया। अब ए लिमिटेड क्या कहती है, बी लिमिटेड, तुम बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, इनको क्या बोलती है, तुम मालिक ही हो और तुम मेरे साथ भी मालिक ही हो। बस अब तुम किसके हो, ए लिमिटेड के, क्योंकि तुम्हारा सामान किस में आ गया, ए लिमिटेड। लेकिन तुम्हारा मालिक का ओहदा खत्म नहीं हुआ, तब तो ये सच में क्या हुआ, मिलना हुआ। अदरवाइज ये मिलना कैसे हुआ। तो इसलिए बी लिमिटेड के शेयर होल्डर किसके शेयर होल्डर बनने चाहिए, ए लिमिटेड के। अगर इनको शेयर की बजाय कुछ और दे दिया तो फिर ये मिलना नहीं हुआ। ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर कितने परसेंट, 90%। ऐसा क्यों किया, और ये वैल्यू में होता है, इन वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, वैल्यू। जैसे 5 अभी बताता हूँ, लेकिन ऐसा 90% क्यों किया, क्योंकि 10% तो दिक्कत कर ही देंगे। कुछ लोग बोल देंगे कि हम यहाँ नहीं मिलेंगे, तो जितना है 90%। मान लो कि 100 शेयर है, 100 शेयर होल्डर है, और ए बी सी ऐसे 100 है, और इनके पास टोटल शेयर कैपिटल कितने की है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ का 90% देखना है कितना, 90 लाख, ना कि 100 का 90 लोगों को। किससे मतलब है हमें, वैल्यू से। ठीक है। और इनको पीसी में सिर्फ क्या दिया जाएगा, पीसी 90% को कैसे दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ए है, इसको हमने मिला तो लिया 1 लाख शेयर के बदले में, लेकिन हमने दिया क्या, 90,000 की तो कैश, और बाकी के लिए क्या दे दिया, शेयर्स। तो क्या हुआ, पीसी में हमने क्या दे दिया, कैश। शेयर होल्डर को क्या बना लिया, यहाँ शेयर होल्डर तो बना ही लिया। जैसे तुम्हारे पास इधर 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए के शेयर के बदले में मैंने 10 रुपए का तो क्या दे दिया, अपनी कंपनी का शेयर, लेकिन बाकी 90 की क्या दे दी, कैश। तो ये कोई मिलाना हुआ या बहुत कम मालिक बनाया, छोटा, तो इसको नहीं माना जाएगा। तो 90% शेयर होल्डर जो हमारे यहाँ बनने आए हैं, उनको पीसी में सिर्फ क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर्स। इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, कैश। कब दे सकते हैं, जब फ्रैक्शंस आ जाए।
फ्रैक्शंस आ जाए, मतलब जैसे मेरे को शेयर देने पड़ रहे हैं 4333.33, तो ये तो मैं दे नहीं सकता, तो इसके लिए मैं क्या दे सकता हूँ, कैश। और पांचवा क्या है, बिजनेस ऑफ ट्रांसफर will be intended to be continued by ट्रांसफर। तो ट्रांसफर मान लो केमिकल का बिजनेस कर रहा था, तो ट्रांसफर ही उस बिजनेस को क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। तो जब ये 5 कंडीशन पूरी होगी तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रू मर्जर। और इसके अकाउंटिंग थोड़ी किसी अलग मेथड से करते हैं, उस मेथड का नाम क्या है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एक बार 5 कंडीशन बता दो फटाफट से। असेट लायबिलिटीज सारी ली जाएगी या जरूरत की ली जाएगी, सारी। किस पर ली जाएंगे, बुक वैल्यू पर। 90% होल्डर क्या बन जाएंगे, हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। इनको पीसी में सिर्फ क्या दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स। एक्सेप्शन फ्रैक्शंस के लिए कैश दी जा सकती है। और जो कंपनी एक्वायर हो रही है, मतलब जो कंपनी बंद होकर दूसरे में आ रही है, उसको उसके बिजनेस को क्या किया जाएगा, कंटिन्यू। अब अकाउंटिंग में क्या चेंजेस आएंगे जब मर्जर होगा, तो पहली एंट्री में क्या करते थे, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। मर्जर में क्या करेंगे, मर्जर मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की अकाउंटिंग। उसमें होना तो चाहिए बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर, लेकिन करता इंस्टीट्यूट क्या है, बिजनेस परचेज। तो इसलिए हम भी क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेज। या क्या करते थे, असेट्स सारी आती थी या टेकन ओवर ले आती थी, टेकन ओवर आती थी। टू लायबिलिटीज सारी आती थी या टेकन ओवर आती थी, टेकन ओवर। और किस पर आती थी, एग्रीड वैल्यूज पर। यहाँ पर ऐसा तो सारी एसेट्स आएगी, सारी लायबिलिटीज आएंगी, और किस पर आएगी, बुक वैल्यू पर। अब बताओ किस केस में हम मिल रहे हैं, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। सेकंड केस में हम मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमने जो एसेट्स और लायबिलिटीज ली वो ली हमने, तो क्या जो एसेट्स ली और लायबिलिटीज ली वो ली, और बाकी क्या डाल दिया, बिजनेस परचेज। यहाँ उसके सारे क्या आएंगे, रिजर्व्स में। तुम्हारी बैलेंस शीट पूरी की पूरी मेरे में आ जाएगी, सारी एसेट्स आ गई, सारी लायबिलिटीज आ गई, सारे रिजर्व्स आ गए, और बिजनेस परचेज। तो यहाँ पर रिजर्व्स भी लिए चाहिए, ठीक है। अब इस एंट्री का डिफरेंस यहाँ क्या आता था, गुडविल या सीआर आता था। या कभी भी मर्जर में कभी भी गुडविल और सीआर नहीं आएगी। अगर कोई डिफरेंस आ गया तो वो भी हम किस में डिफरेंस एडजस्ट कर देंगे, रिजर्व्स में। कैसे करेंगे, जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। अभी करेंगे एक क्वेश्चन, लेकिन एक बार मोटा मोटी तुम डिफरेंस याद करो। सेकंड एंट्री में पहला डिफरेंस क्या है, असेट्स सारी आएगी या जो ली है वही आएगी। परचेज में तो जो ली है वही आएगी, लेकिन मर्जर में तो सारी लेनी होती है। और ये एसेट लायबिलिटीज एग्रीड वैल्यू पर आती है, यहाँ किस पर आएगी, बुक वैल्यू पर। तो डिफरेंस तो हो गया, एक तो सारी एसेट्स आएगी और दूसरी बुक वैल्यूज पर आएगी। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया, रिजर्व्स आएंगे सारे। चौथा डिफरेंस क्या होगा, कभी भी गुडविल सीआर नहीं आएगा, डिफरेंस भी किस पर एडजस्ट हो जाएगा, रिजर्व्स। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा। उसके बाद पीसी डिस्चार्ज करने वाली एंट्री दोनों में सेम है, लिक्विडेटेड टू कैपिटल वगैरह जो भी, ठीक है। क्रेडिटर्स टू डेटर वाली एंट्री भी दोनों में क्या है, सेम है। उसके बाद या एक्सपेंस पे करने की एंट्री क्या होती थी, गुडविल टू कैश। यहाँ क्या कर देंगे, पी एंड एल या रिजर्व्स टू कैश। गुडविल या सीआर तभी आता है जब हमने किसी को खरीदा हो। या हम कह ही नहीं रहे कि हमने खरीदा है, हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो मर्ज हुए, मिले हैं, हम दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं साथ में, तो क्या होगा, खरीदना हो ही नहीं सकता। और तुम्हारे रिजर्व्स मेरे रिजर्व्स, यहाँ मैंने तुम्हें खरीदा है तो तुम्हारे रिजर्व्स मेरे रिजर्व्स थोड़ी है, तुम्हारी एसेट लायबिलिटीज में भी। यहाँ तो उसकी पूरी बैलेंस शीट मिलानी है हम, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ जो स्टॉक में प्रॉफिट निकालते थे उसकी एंट्री क्या करते थे, गुडविल टू स्टॉक, उसकी एंट्री भी क्या होती है, पी एंड एल रिजर्व्स टू स्टॉक, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे तुम्हें क्लैरिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, टेस्ट योर नॉलेज का। क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट योर नॉलेज का। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड वी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, ये सब कुछ दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, ठीक है। ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वाज पर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑन 1 अप्रैल 2001। पी लिमिटेड टू कवर वी लिमिटेड इन एन अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। किस नेचर का, मर्जर के नेचर। इट वाज एग्रीड दैट डिस्चार्ज ऑफ पीसी फॉर द बिजनेस, इन डिस्चार्ज ऑफ पीसी फॉर द बिजनेस, in discharge of consideration for the business, P Limited would allot 3 fully paid equity shares of 10 each at par for every 2 shares held in
बी लिमिटेड, ये पीसी की अमाउंट है। 12% डिबेंचर वुड बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर ऑफ द सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन। डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल आर एज अंडर। Expenses of amalgamation amounting to rupees 1 lakh to be borne by B Limited. You are required to pass journal entries in the books of B Limited and prepare the balance sheet. बैलेंस शीट तो मैं आपको अलग से बताता हूँ। अब सुनो, सबसे पहले क्या है, बोलो पीसी बताओ, जो लाइन अंडरलाइन की है। पी लिमिटेड क्या करेगी, 3 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर देगी एट पार फॉर एवरी 2। तो पी ले रही है बी को, बी में कितने शेयर है, 6000 डिवाइड बाय 10, तो कितने शेयर आएंगे, 600। 600 इंटू 3/2, कितने पे शेयर आ गए, 900। और पीसी कितना आ जाएगा, 900 इंटू 10, 9000। पीसी कितना आ जाएगा, 9000। अब मैं आप बुक में क्वेश्चन निकाल लो, मैं किससे कर रहा हूँ, आंसर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन किसमें निकाल रहा हूँ, तो बच्चों अपने पहले पीसी निकाल के पहले एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड कर दी 9000। उसके बाद में सारी एसेट्स लानी है, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में दिखा हुआ था ट्रेड रिसीवेबल और उसकी डिटेल दे रखी थी, तो आप अकॉर्डिंगली डेटर और पीआर अलग अलग लिखना, सीधा ट्रेड रिसीवेबल मत लिखना। अब असेट साइड में एक आ रहा था तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, तो मैंने लिख दिया एक बार, ठीक है। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए हम डिस्कस करते हैं, एक बार मैंने लिख दिया, ठीक है, इसने नहीं लिखा हुआ। उसके बाद में प्रोविजंस आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, लायबिलिटी फॉर डिबेंचर्स आ जाएगी, ठीक है। P&L कितने का है तुम्हारी बुक में, 825 का, तो वो भी मैंने एक बार कितना लिख दिया, 825। जनरल रिजर्व कितने का है, 3200 का, वो भी मैंने एक बार कितना कर दिया, 3200। और फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व्स भी लाना है, A to Z रिजर्व्स लाने हैं, ठीक है। ये फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व क्या होता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको बोला A to Z रिजर्व्स लाने हैं, तो इसमें जनरल रिजर्व भी आ गया, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी आ गया और P&L भी आ गया, ठीक। अब इस बताओ कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर क्यों लाया मैं, ये बुक वाला तो नहीं लाया, मैं क्यों लाया, क्योंकि जब A to Z रिजर्व्स लाने हैं तो कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी तो क्या एक तरह से नेगेटिव रिजर्व्स है, ये भी तो क्या एक तरह से नेगेटिव रिजर्व है, इसको भी तो क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जब उसमें हम रिजर्व्स परचेज में हम क्या करते थे, परचेज में हम ना तो रिजर्व्स लाते थे और ना ही फिक्टिशियस एसेट्स, या रिजर्व्स भी ला रहे हैं तो फिक्टिशियस एसेट्स भी तो लानी पड़ेगी, ये नेगेटिव रिजर्व से तो एक तरह से रिजर्व्स में से तो माइनस होना चाहिए। अब मैं इसको क्या करूं, अगली एंट्री में इसको बैलेंस शीट में तो शो करूंगा नहीं, इसको क्या करूंगा, राइट ऑफ। अगली एंट्री क्या करूंगा मैं, P&L टू कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इशू कट जाएगा, डेबिट और क्रेडिट, और P&L कितना कम हो जाएगा, 50। तो इसने इसलिए अगली एंट्री ना करके यहीं पे क्या कर दिया, राइट ऑफ। इसने इसी एंट्री में राइट ऑफ कर दिया। देखो मैं बोलता कि ये नहीं लेकर आया, इसने गलत किया। कब गलत किया, मैं कब बोलता, जब क्या होता, ये तो पूरा कितना लिखा होता, 825, और कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर नहीं लिया होता। इसने तो एक तरह से क्या किया, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर पहले लिया 50 का, और ये कितना लिया, 825, और अगली एंट्री में क्या कर दिया, P&L टू कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर कितना, 50। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इशू डेबिट, कॉस्ट ऑफ इशू क्रेडिट, तो ना इसने डेबिट किया ना क्रेडिट, क्योंकि ये कटी जाने, और P&L कितना कम हो गया, 50, वो इसने कर ही लिया। तो इसने एक तरह से लेकर राइट ऑफ कर दिया, या उसने पहले से ही राइट ऑफ करा दिया। लेकिन यहाँ 825 ले लेता और वहां कॉस्ट ऑफ इशू लेता ही नहीं, तब क्या होता, गलत होता, नहीं होता। और इसने ऐसे राइट ऑफ क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इशू डिबेंचर को नहीं रखना। क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, prepare the pre-limited balance sheet immediately after the merger considering that cost of issue of debenture shown in the balance sheet is not transferred। तो नहीं लाना है उसको, तो वो पहले उसको कौन कंपनी राइट ऑफ कर गई, वो खुद ही राइट ऑफ करेगी, और उसके बाद में हमारे पास ट्रांसफर होगा। नहीं तो अगर हम मर्जर में रिजर्व्स भी लाते हैं तो क्या लाना पड़ेगा, फिक्टिशियस एसेट्स भी लानी पड़ेगी। वो कहते नहीं लाना, तो पहले ही उस कंपनी में क्या करवा दिया, राइट ऑफ। तो ओल्ड कंपनी या एक्वायरी कंपनी या ट्रांसफर में ही क्या करवा दिया, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करा होगा उसने, तो उसने एंट्री क्या करी होगी, P&L टू कॉस्ट ऑफ इशू, तो उसका P&L कम हो गया होगा और कॉस्ट ऑफ इशू भी कम, तो कॉस्ट ऑफ इशू मेरे पास आया नहीं और P&L, ठीक है। अब सुनो,
उसने पहले ही, किसने, हम तो पी है, एक्वायर किसको किया, वी को, तो वी ने पहले ही क्या एंट्री कर दी, हमारे लाने के बाद राइट ऑफ करते हैं, इसने क्या है कि उससे राइट ऑफ करवाओ, तो उससे राइट ऑफ करवाएंगे तो भी इम्पैक्ट यही आएगा, पी इंडल टू कॉस्ट, तो वी ने पहले ही पी इंडल टू कॉस्ट ऑफ इशू कर दी, तो उसका कॉस्ट ऑफ इशू डिसअपियर हो गया और पी इंडल कम हो गया, इसलिए हम कम लाए। लेकिन हम भी लाते हैं तब भी इम्पैक्ट क्या आता है, यही आता है, हम बाद में राइट ऑफ करवाते। ठीक, अब सर जनरल रिजर्व तो 3200 था, हाँ जनरल रिजर्व कितना था, 3200। इतना करने के बाद मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस निकाला इस एंट्री का, इस पूरी एंट्री का क्या निकाला, डिफरेंस, और कितने रुपए कम आ रहे थे, क्रेडिट साइड में कितने रुपए एक्स्ट्रा आने लग गए थे, इस एंट्री का डिफरेंस निकाला तो क्रेडिट साइड में कितने रुपए एक्स्ट्रा आने लग गए थे, 3000। अब मैंने बोला कि इस एंट्री का डिफरेंस क्रेडिट में एक्स्ट्रा आता है, तो हम क्या करते हैं मर्जर में, तो डेबिट में क्या मान लेते हैं, गुडविल, परचेज में, सॉरी परचेज में हम क्या करते हैं, अगर क्रेडिट एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम डेबिट में क्या लिख देते हैं, गुडविल। लेकिन मर्जर में ऐसा नहीं करना, डिफरेंस किस में ही एडजस्ट करना है, रिजर्व्स में। तो आप ऐसे समझ लो कि ये पहले आपने क्या लिखा था, 3200, अब आपका क्रेडिट साइड क्या आने लग गया, एक्स्ट्रा, तो अब आप इसको कहाँ से माइनस करोगे, रिजर्व्स में से ही क्या करोगे, माइनस। ठीक है, ऐसे समझ लो कि आपका एक्स्ट्रा आया तो आपने क्या कर दिया, जनरल रिजर्व क्या कर दी, डेबिट। अब वो डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, कट गया, लेकिन गुडविल या सीआर इसमें नहीं आएगा। सर एक बात बताओ, बोलो ये तो 3200 था और 3000 का डिफरेंस था, लेकिन अगर क्या होता, डिफरेंस क्रेडिट साइड में क्या आ रहा होता, 3200 से भी ज्यादा आ रहा होता, तो आप देखो पहले बताओ आप कौन, पी लिमिटेड। आप ऐसे समझ लो कि मैंने ये 3000 नहीं लिखा, मैंने कितना लिख रखा है, 3200 ही लिख रखा है। फिर मैंने इस एंट्री का डिफरेंस देखा तो कितना एक्स्ट्रा आया, बोलो ना, 3000 एक्स्ट्रा आया ना, मैंने ये पूरा लिख दिया, मैंने ये पूरा लिख दिया। अब क्रेडिट साइड में कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 3000, तब तो मैंने 3000 इसमें से काट लिया। लेकिन अगर क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा कितना आ रहा होता, 300 एक्स्ट्रा आ रहा होता, तब मैं किस में से काटता, 3200 तो जनरल रिजर्व में से काट ही देता। लेकिन अब आप बताओ पी लिमिटेड के टोटल जनरल रिजर्व कितने हैं आफ्टर पासिंग दिस एंट्री, पी लिमिटेड के पहले से भी तो जनरल रिजर्व है, देखो पी लिमिटेड का पहले से कितना जनरल रिजर्व आ रहा है, पी लिमिटेड में ऑलरेडी जनरल रिजर्व कितने का है, पी की खुद की भी तो बैलेंस शीट है, कितने का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व 9500। तो मैंने अभी पी लिमिटेड का ऑलरेडी जनरल रिजर्व कितना चल रहा था, 95, और कितना और आ गया, 32, तो पी लिमिटेड का जनरल रिजर्व कितना हो गया, 95 प्लस 32। तो अब मेरे को 32 तो मैं यहाँ से माइनस कर लूंगा, तो क्या जनरल रिजर्व खत्म हो गया या एक्वायर किया हुआ जनरल रिजर्व खत्म हो गया, एक्वायर किया हुआ खत्म हो गया। अभी भी हमारे पास कितने का जनरल रिजर्व और पड़ा हुआ है, 95, तो मेरे को तो 100 रुपए ही और क्या करने हैं, कम करने हैं ना, मेरे को तो कितने रुपए और कम करने हैं, 100 रुपए, तो मैं कितना जनरल रिजर्व और डेबिट कर दूंगा, 100 रुपए। सर जनरल रिजर्व डेबिट कैसे कर दिया, उसमें तो डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, जनरल रिजर्व में डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, लेकिन ऑलरेडी जो 95 आ रहा है उसको यूटिलाइज किया है मैंने, तब तो डेबिट कर ही सकता हूँ। तो कितने तक का और डेबिट कर सकता हूँ, 9500 का, और उसके बाद में भी अगर कम पड़ेगा तो फिर हम किसको यूज करेंगे, पी इंडल। लेकिन अमेलगमेशन में डिफरेंस किसमें डालेंगे, गुडविल सीआर में नहीं, सॉरी मर्जर में डिफरेंस किसमें नहीं डालेंगे, गुडविल और सीआर में नहीं डालेंगे। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूं। सिर्फ मैं रिजर्व्स का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, पी लिमिटेड और वी लिमिटेड, किसने किसको एक्वायर किया, पी ने वी को, पी का पहले से रिजर्व्स कितने गए, 500, और वी का रिजर्व्स कितने गए, 100 का, और सेकंड एंट्री करी मैंने, टू बिजनेस परचेज और ये सब लिखा, तो टू जनरल रिजर्व कितने का लिखा मैंने, 100 का, क्योंकि मैं तो वी को एक्वायर कर रहा हूँ। अब सेकंड एंट्री में क्रेडिट साइड में कितना एक्स्ट्रा आने लग गया, 70 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, इस 100 में से कितना माइनस कर दूंगा, 70, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन मान लो कितना एक्स्ट्रा आने लग गया, 130, तो ये 100 था, ये 100 तो खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया, और कितना जनरल रिजर्व डेबिट कर दूंगा, 30 का, 130 एक्स्ट्रा था, क्रेडिट साइड में कितना एक्स्ट्रा था, 130, तो 100 तो ये काट दिया, कितना एक्स्ट्रा जाएगा, 30, तो डेबिट में 30। अब डेबिट में कितने तक लिख सकता हूँ मैं, 500 तक, ये ज्यादा रिजर्व्स भी तो यूज कर सकता हूँ, तो 500 तक का जनरल रिजर्व ये यूज कर लूंगा, और उसके बाद भी रहेगा तो फिर किसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, पी एंड। आपकी कभी भी इंस्टीट्यूट ने कहाँ से ऊपर नहीं पूछा
अगर ये 100 आता है ना तो उसका डिफरेंस 100 से क्या होता है, कम कम ही होता है। तो आपको बस यहाँ से क्या करना होता है। लेकिन पहले आप कौन सा रिजर्व यूज करोगे, ये जो जनरल रिजर्व यूज करोगे। कितने हो गए थे टोटल हमारे पास, 600 हो गए थे। कैसे हो गए थे, 500 हमारे पास ऑलरेडी थे, 100 और आ गए इसी एंट्री में। अब मैं 600 तक का जनरल रिजर्व डेबिट कर सकता हूँ, लेकिन 100 तक का डेबिट तो मैं ऐसे इनको काटूंगा ना, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 100 तक का डेबिट नहीं करूंगा, किसमें से क्रेडिट कर दूंगा, किसी क्रेडिट में से ही क्या कर दूंगा, माइनस। और उससे भी ऊपर आता है तो फिर मैं क्या करूंगा, 500 तक का डेबिट करूंगा। और उससे भी ऊपर आता है तो फिर मैं P&L में भी यही अपनाऊंगा। ठीक है, ये एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब लिक्विडेशन के एक्सपेंस क्वेश्चन में दिए हुए हैं कितने रुपए के, लाख, 1 लाख रुपए के। उसकी एंट्री क्या करते हैं, P&L टू कैश या गुडविल टू कैश, P&L टू कैश। डिवेंचर्स को पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल एक दूसरे के कौन-सी करनी थी। ठीक है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट बनेगी मर्जर के बाद। अब मेरे साथ एक बात डिस्कस करो कि इस एंट्री का डिफरेंस पूरी कैलकुलेटर से निकालने की जरूरत ही नहीं होती। आपने उसकी सारी एसेट्स ले ली, 3200 रुपए यहाँ लिख दिया, तो सारी लाइबिलिटीज भी ले ली, सिर्फ क्या नहीं लिखा तुमने, उसका कैपिटल। ये उसकी पूरी बैलेंस शीट ही तो नोट कर दी, सारी एसेट्स नोट कर दी, सारी लाइबिलिटीज नोट कर दी, तो सिर्फ क्या नहीं लिखा, कैपिटल। उसकी कैपिटल कितनी थी, 6, उसकी बजाय आपने कितना लिखा, 9। तो सीधा उसकी कैपिटल और पीसी का डिफरेंस ही मर्जर में क्या होगा, सेकंड एंट्री का डिफरेंस, जो कि यहाँ 6 लिख देते। देखो आप बताओ, ये आपने क्या किया है, वी लिमिटेड की सारी बैलेंस शीट ही तो नोट कर दी, वो टैली थी, बस यहाँ पर उसका क्या था, 6000 था, तो ये पूरी पूरी टैली हो जाती। अब आपने कितना लिखा है, 9 लिख दिया, तो इसमें कितने का डिफरेंस है। परचेज में ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम सारी एसेट्स लाते भी नहीं, और लाते भी हैं तो कुछ से लग जाते किसी और वैल्यू से। दूसरी तरफ यहाँ क्या नहीं होता, रिजर्व्स भी नहीं होते। लेकिन मर्जर में तो उसकी पूरी बैलेंस शीट नोट कर लिया आपने, क्या नहीं लिखा, कैपिटल। तो कैपिटल और पीसी का डिफरेंस ही क्या होगा, कैपिटल की बजाय पीसी की अमाउंट लिखिए, तो कैपिटल और पीसी का डिफरेंस ही क्या होगा, सेकंड एंट्री का डिफरेंस। पक्का। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, पहले मेरी एसेट्स थी, जो पहले से मेरी एसेट्स थी वो तो थी प्लस क्या आ जाएगी, उसकी वाली जोड़ दूंगा। इन्वेंट्री में, ट्रेड रिसीवेबल में, कैश में, सब में यही है। अब कैश थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, पहले मेरी थी वो, प्लस उससे जो आई वो माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंस, माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो मेरी तो बैलेंस शीट बनी हुई थी ना, उसमें क्या जोड़नी है, ये वाली एंट्रीज। बिजनेस परचेज से क्या कट जाता है, बिजनेस परचेज। लिक्विडेटर से क्या कट जाता है, वापस लिक्विडेटर। तो मेरी एसेट्स में क्या जोड़नी है, ये वाली एसेट्स। ठीक है, चलो बैलेंस शीट आगे वाले वीडियो में आपको बनाना बताएंगे। ठीक है, अभी इतने